देखो, लास्ट क्लास में तुमने जो अंकित के साथ डिस्कशन किया उसमें इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो सीखे। 3.4 एक्सरसाइज में जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटीज़ वाले बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पर, वो आपने सीखा। डन। तो अभी उसी 3.4 में एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं। देखते हैं इस टाइप के सवालों में जिसमें आपको ट्रायंगल वगैरह दिया रहता है, कुछ गिवन टू प्रूव वाली चीज़ें रहती हैं, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि इसी के जैसे सवाल तुमको प्रॉब्लम सेट में भी मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, जो आपने इनइक्वालिटीज़ वाली सीखी उसका भी, और जो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले से सीखते आ रहे हो, लाइक कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, वॉट एवर यू हैव लर्नड अर्लियर दैट यू हैव टू अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ये बता के नहीं आएगा कि मेरे इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, मेरे इसमें आपको एक्सटीरियर लगानी है। वो आपको अपना स्वयं का भेजा इस्तेमाल करके वो चीज़ डिसाइड करनी होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने डायग्राम है ऑलरेडी, तो मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं गिवन पार्ट की तरफ इसके मूव करती हूँ। तो ध्यान रखना, जो इफ़ वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो इफ़ वाला पार्ट है, ये जो इफ़ वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट बेसिकली आपका होता है गिवन। तो यानी कि आपको बोला जा रहा है कि देखो भैया, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो सेक पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है, किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है, सेक पी आर के। बस ख़त्म, इतना ही आपको गिवन पार्ट है और कुछ भी आपको गिवन में नहीं दिया। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है इस गिवन का, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टू प्रूव वाले पार्ट पर कि भैया और टू प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव करने को क्वेश्चन वाले ने तुमसे ये कहा है कि शो करो कि जो सेक पी एस होगा वो ग्रेटर होगा किससे, आपके सेक पी क्यू से। एंड नाउ वी हैव टू थिंक कि आखिर ऐसा क्या करें कि जिसको करने से हमारा ये पर्टिकुलर जो प्रूव करने को हमें बोला गया है काम, वो हो जाए। वी स्टार्टेड थिंकिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यार मेरे पास गिवन डेटा क्या है। तो जब मैं अपना पूरा दिमाग गिवन डेटा की तरफ लगाई तो मेरे को गिवन डेटा में मिला कि मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। उस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो सेग पी क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेक पी आर के। डन, कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीज़न हम दे दिए, बोलो क्या, इसका रीज़न हम दे दिए गिवन, है ना। इसका रीज़न क्या आ गया, आप लोगों का गिवन पार्ट आ गया। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोगों ने बढ़ाई की, आगे देखे कि क्या है और क्या है, तो हमने अपने दिमाग पे जोर डाला। जब भी किसी ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स क्या दिए हों, इक्वल दिए हों, तो आप उनकी अपोजिट साइड्स को इक्वल बता सकते हो, या फिर कभी अगर अपोजिट साइड इक्वल दी हो तो आप अपोजिट एंगल को इक्वल बता सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो ये रहा आपका पी क्यू। इस पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन है, इस पी क्यू के अपोजिट एंगल है ये आर वाला। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर क्या स्टेटमेंट, कि एंगल पी आर क्यू ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखकर बताओ। अच्छा, इस पी क्यू के, ये जो डबल डंडी वाला पी क्यू है, इसके सामने है जैसे कि एंगल आर है, तो वैसे ही जो डबल डंडी वाला पी आर है उसके सामने कौन सा एंगल है, उसके सामने मैडम एंगल क्यू है। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं एंगल पी क्यू आर। ठीक है, और इसका रीज़न हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। डन, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं यूजुअली नंबर्स के साथ काम करती हूँ, इस तरीके से बड़ा बड़ा एंगल के नाम लिखने से एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको नाम हम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं हम 2। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि डैट इज़ मेरा जो एंगल 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 के। आप बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते मैडम, बिल्कुल लिख सकते हो। आप में से
नाम ही तो मतलब सिंबल ही तो दिया है इसको 1 और 2, उससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है ना। खैर, और इस तरीके से नाम देने के बाद इसको एक इक्वेशन नंबर डाल दो और इक्वेशन नंबर डालकर इसको छोड़ दो। अब आगे क्या करें, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही गिवन दिया था कि वो दोनों इक्वल होंगे, उससे ज़्यादा गिवन आपको कुछ दिया ही नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ भी गिवन आपको नहीं दिया। तो मैडम फिर अगर उसके आगे गिवन ही नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। सही बात है यार, अगर उसके आगे आपको गिवन ही नहीं दिया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब हमने यहाँ पे अपना ब्रेन अप्लाई किया। देखो ये वाला जो एंगल है PRS, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर 3। अब देखो अगर मैं PQR एक ट्रायंगल बनाऊंगी तो उस PQR नामक ट्रायंगल पे ये जो PRS होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसका एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल होगा। हाँ बराबर, ये उसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जो एंगल PRS है, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल है। किस चीज़ का एक्सटीरियर एंगल है, आपके उस ट्रायंगल PQR का, है ना। जो आपके पास ट्रायंगल है PQR, ये उसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और तुम लोगों को पुरानी क्लासेस में क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए हैं। बोलो क्या होता है, वो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अंदर के जब दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं ना, तब जाके एक्सटीरियर एंगल बनता है या उसकी वैल्यू आती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, जब आप दो लोगों को ऐड करते हो, रिमोट वाले इंटीरियर के दो लोगों को जब आप ऐड करते हो, ठीक है, जब दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स का एडिशन करते हो, तब जाके आपका एक्सटीरियर एंगल बड़ा आता है या उसकी वैल्यू आती है ना, वो इक्वल आता है, उसकी वैल्यू मिलती है। अच्छा, तो इसका मतलब मैडम अगर मैं कंपैरिजन करूं कि एक एक्सटीरियर एंगल वर्सेस मात्र एक रिमोट इंटीरियर एंगल, तो कौन बड़ा होगा। अगर आप दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल लेते तो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों आपस में क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। दो रिमोट इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। क्योंकि प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है ना, पढ़े हैं ना। बट हमारे पास क्या है, अगर मैंने कहा एक एक्सटीरियर लो और एक इंटीरियर लो, एक एक्सटीरियर लो और एक इंटीरियर लो, ठीक है, जैसे अगर इसको भी एक नाम दे दूं मैं, इसको लेट्स इसको नाम दे दिया 4। तो अगर एंगल 3 आपका एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल 4 और ये एंगल 1, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर, है ना। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी उस ट्रायंगल की लगाती हूँ तो सब लोग जानते हैं कि दोनों इंटीरियर को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि 1 और 4 को अगर आप ऐड करोगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल 1 और अगर एंगल 4 को ऐड करोगे तो वो एक्सटीरियर के बराबर आएगा। एक्सटीरियर मतलब 3 के बराबर आ जाएगा, बराबर, अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो। बट अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैडम दोनों को ऐड नहीं करो, आप अकेले अकेले कंपैरिजन करो, अकेले अकेले कंपैरिजन करो, तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ दो लोगों को ऐड करके बन रही है, अगर मैं एंगल 1 के उसके साथ कंपैरिजन करूंगी तो एंगल 1 एंगल 3 से, यानी कि एक्सटीरियर वाले से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा, बोलो, छोटा होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो दो लोगों को मिला के बन रहा है ना, वो दो लोगों को मिला के बन रहा है, इसीलिए वो बड़ा होगा, ठीक है, बराबर। और वैसे ही अगर आप एंगल 1 की जगह एंगल 4 के साथ अगर एंगल 3 का कंपैरिजन करते तो भी वो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों से ही 3 इंडिविजुअली अलग अलग क्या होता, बड़ा होता। अगर आप 1 और 4 को ऐड कर दोगे तो 3 फिर बड़ा नहीं होगा, फिर 3 इक्वल होगा। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो, तो एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो अपने एक्सटीरियर एंगल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इंटीरियर एंगल अपने एक्सटीरियर एंगल से हमेशा क्या होता है, छोटा। यानी कि एंगल 4 भी 3 से छोटा है, एंगल 1 भी 3 से छोटा है। अच्छा, इन दोनों को मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2। और अब मैंने तुमसे कहा कि जाओ जरा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो। तुम गए ऑब्जर्व करने, तुमने देखा और तुमने देख के मुझे क्या बताया कि अरे मैडम एंगल इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू 2 बराबर 1 है, मतलब 1 और 2 इक्वल है।
तो यानी कि जैसे आप ये कह रही हो कि एंगल 3 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 भी 3 से छोटा है ना। एंगल 2 वो भी 3 से छोटा है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल है, अगर 1 छोटा है तो 2 भी छोटा होगा। और आप ये भी कह सकते हो कि मैडम एंगल 4 ये भी आपका 3 से छोटा है, यानी कि 1 2 और 4 ये तीनों के तीनों ही आपके एक्सटीरियर एंगल से बोलो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। ठीक है, ये आपके एक्सटीरियर एंगल से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपको इक्वल दिए है, बराबर। अच्छा, लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को जो चीज़ टू प्रूव करनी थी वो तो आपने अभी तक करके दी नहीं है, आप टू प्रूव करके दीजिए कि कैसे आया, क्या आया। वो सारी बातचीत तो आपने बताई नहीं, आ जाएगी वो बातचीत भी आ जाएगी। अब ये आप इसमें से सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करो, ठीक है। मैंने तो आपको तीनों ही रिजल्ट्स बताए, बट आपको क्वेश्चन को टू प्रूव करने के लिए तीनों रिजल्ट्स की नीड नहीं है कि 1 छोटा 3 से, 2 छोटा 3 से, 4 छोटा 3 से। आपको तीनों रिजल्ट्स की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ एक रिजल्ट पे फोकस करिए कि एंगल 2 जो है वो छोटा है एंगल 3 से। अब जैसा कि तुमने अंकित के साथ डिस्कशन किया, थ्योरम सीखे, तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई एंगल छोटा है, ठीक है, या कोई एंगल बड़ा है, या कोई एंगल इक्वल भी है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स देख लो कि कौन सी किसकी क्या अपोजिट साइड है। तो एक एंगल 2 देखना है और एक एंगल 3 देखना है। मैडम आप बाकी एंगल क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि बाकी एंगल से मेरे प्रूफ का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए नहीं देख रही हूँ। ठीक है, बाकी से मेरे प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। खैर चलो बढ़े आगे। ओके ठीक है, बढ़ते हैं। तो 2 2 2 2 2 डायग्राम के पास आए। इस एंगल 2 की अपोजिट साइड बोलो, इस एंगल 2 की अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड है बोलो क्या, पी क्यू। तो मैंने एंगल 2 की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। ये साइन वैसी की वैसी। एंगल 3 की अपोजिट साइड बोलो, तो एंगल 3 की अपोजिट साइड तो मैडम पी एस है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी एस लिख दिया। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखें तो आपको यही प्रूफ करना था, बस फ़र्क इतना है कि उसने उल्टा करके लिखा है, मतलब पी एस को लेफ्ट, पी क्यू को राइट। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि इससे पी क्यू की तरफ खुली हुई चोंच है, ये देखो खुली हुई चोंच है ना, तो उल्टा करके लिखोगे तो भी चोंच आपकी खुली हुई रहेगी। अच्छा सॉरी, पी एस की तरफ आपकी चोंच कैसी रहेगी, खुली हुई रहेगी, और पी क्यू की तरफ बंद चोंच है तो बंद। और यही हमको प्रूफ करना था। डन हो गया हमारा सवाल, ठीक है, इजी था। तो बस यहाँ पे हम लोगों की 3.4 का डिस्कशन होता है समाप्त। इसके अलावा जो और सवाल है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, वो तो मैं पहले ही तुमको डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब हम लोगों की 3.5 की तरफ मूव करेंगे, जिनका 3.5 नहीं हुआ है। कई ऐसे होंगे कि जिनका 3.5 हो चुका है, और तो ऐसे केस में फिर हम लोग इसी टाइप के इनइक्वालिटीज़ वाले सवाल फिर प्रॉब्लम सेट से पिक करना शुरू करते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ